हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम क्लास 5th की मैरी गोल्ड बुक जो है इंग्लिश के, उसके चैप्टर्स आज देखने वाले हैं, पढ़ेंगे हम, जो कि आपके केवीएस इंटरव्यू और एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, आइसक्रीम मैन। एक पोम है ये, ठीक है, पोयम बोलिए, पोम बोलिए। ये आइसक्रीम मैन है, मतलब जो आइसक्रीम बेचता है उसको आइसक्रीम मैन कहते हैं। तो ये गर्मियों के दिन में आप आइसक्रीम खाते हो जनरली, क्योंकि विंटर के टाइम तो आपको खाने नहीं दिया जाता है। तो पोयम को स्टार्ट करते हैं। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। मतलब ये कहा जा रहा है कि गर्मियों का जब दिन होता है शहर में, और जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मतलब धूप बहुत ज़्यादा होता है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो जो आइसक्रीम मैन होता है वह अपनी कार्ट लेके, जिसमें वो आइसक्रीम रखता है, उस गाड़ी को कहते हैं, वो जो गाड़ी है वो अपने पहियों के सहारे क्या करती है, व्हील लगे होते हैं तो मूव करती रहती है स्ट्रीट पे, ठीक है, जो स्ट्रीट गलियां होती है वो उसमें जाती है। बेनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोस्ट विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। अब जो उसका काट होता है ना, उसके ऊपर अम्ब्रेला लगा होता है। एक आइसक्रीम मैन का ऐसे काट होता है तो इसमें ऐसे अम्ब्रेला लगा होता है ऊपर से, ठीक है। तो इसके नीचे जो साइट होता है, यानी जो दृश्य होता है, वो बहुत मज़ेदार होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके नीचे क्या, वो बहुत सारे आइसक्रीम के कोन्स को फिल करता है, वाइट कलर के, ब्राउन कलर के आइसक्रीम से, ठीक है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और बहुत सारे ऐसे, जैसे वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ठंडी चीज़ें होती हैं जो हम पी सकते हैं। तो उस जो अम्ब्रेला है उसके नीचे वो आइसक्रीम को, कोन को भरता है बहुत सारे फ्लेवर के साथ। और वो जो साइट है उसको देख के बहुत मज़ा आता है। तो इसे बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फेस, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो जो नीचे उसका, मतलब यहाँ पे बोला है ना कि चिली थिंग्स होते हैं, पीने वाले चीज़ें होती हैं। तो वो उसके जो बॉटल होते हैं, फ्रॉस्टी फेस का मतलब होता है जब बच्चे बॉटल को खोलते हैं ना, बबल्स निकलता है, बबल जैसा आता है, तो उसको कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो बॉटल है उसमें बहुत सारे ऐसे ड्रिंक है, जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, ठीक है। इसके इस फ्लेवर के हर हर कलर के ड्रिंक है पीने वाले। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी। यहाँ पे ना कवि ने कंपैरिजन किया है कि हो सकता है उसका जो बेड है, मतलब सॉरी, उसका जो कार्ट है, जो उसकी गाड़ी है, वो एक फ्लावर बेड की तरह है, जिसमें से ऐसा लग रहा है कि फूलों का बेड बिछा हुआ है, ठीक है, रोज का। और कौन कौन से फूल है, रोज है उसमें, स्वीट पीज हैं, मीठी मीठी जो मटर होती है, एंड और जिस तरीके से वो क्लस बच्चे जो उसके आसपास एकदम, जो हनी बी होती है ना, जैसे हनी बी फ्लावर के पास जाती है ना नेक्टर को कलेक्ट करने, उसी तरीके से बच्चे ना उस आइसक्रीम मैन के चारों तरफ इस तरीके से गैदर हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो ये उसकी काट है, ये एक फूलों की सैया है, कह सकते हैं, फ्लावर बेड है, जो कि रोज है और बहुत सारे स्वीट पीस हैं। इसके वजह से जो बच्चे हैं वो मक्खी के, मतलब बच्चे जो हैं वो मधुमक्खी के रूप में चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं। इसका मतलब यही कहा जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए स्टोरी है ये, ठीक है। ये है वंडरफुल वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि कभी वेस्ट भी, जो भी वेस्ट मटेरियल होती है, जो बेकार चीज़ें, क्या वो भी वंडरफुल हो सकती हैं, अच्छी हो सकती है, इसका मतलब। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल फॉर अस। फाइंड आउट योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आपको इस स्टोरी से मिल जाएगी, मैं इस स्टोरी को आपको रीड करके बताती हूँ। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर ऑन हिज, ट्रेवेनकोर के, उन्होंने एक ग्रैंड डिनर का अरेंज किया, मतलब बोला कि ग्रैंड डिनर अरेंज किया जाए, बहुत बड़ी दावत, का उन्होंने ऑर्डर किया कि हमारे पैलेस में एक बहुत बड़ी दावत दी जाएगी, तो इसके लिए उन्होंने ऑर्डर दिया। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. तो अभी मतलब डिनर तो रात में होगा, और डिनर से पहले आफ्टरनून
क्या किया, महाराजा गए थे सर्वे करने किचन में गए, उन्होंने सर्वे किया कि जो डिशेस बन रही हैं, जो पकवानें बन रही हैं वो कैसी हैं, इसलिए उन्होंने वो देखने गए थे। यहाँ पे फीस्ट का मतलब होता है जब ह्यूज डिनर होता है, बहुत बड़ा डिनर है, बहुत बड़ी दावत होती है, तो उस दावत को देखने के लिए कि किस तरीके से किचन में खाना बन रहा है उसको देखने गए थे। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, तो ऐसा ही आस्क द कुक। जो महाराजा है जो कुक से पूछते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, तो जो वेजिटेबल्स के छिलके हैं, वेस्ट हैं, उससे तुम क्या करोगे, ऐसा महाराजा ने पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट स्क्रैप्स नियर द कुक, जो स्क्रैप्स है उसको पॉइंटिंग आउट करते हुए महाराजा ने कुक से पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द कुक रिप्लाइड, जो कुक है, जो खाना बनाने वाला है, उसने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, वो बेकार है, वी विल थ्रो देम अवे, हम इसको फेंक देंगे। तो फिर क्या होता है, फिर राजा क्या कहते हैं, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, तो महाराजा जो हैं ऐसे तेजी से बोलते हैं कि इन वेस्ट को कमांड करते हैं, मतलब ऑर्डर देते हैं कि इस वेस्ट को आप फेंक नहीं सकते, कैसे फेंक सकते हो इस वेस्ट, मतलब ये जो पीसेज है वेजिटेबल्स उसको वेस्ट समझ के आप फेंक नहीं सकते, इसको यूज करने का एक तरीका ढूंढो और यूज करो इसको। ठीक है, उसके बाद महाराजा चले गए। ठीक है, द कुक वॉज इन फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। तो द कुक वॉज इन फिक्स का मतलब है जो कुक है अब ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था कि जहाँ से वो भाग नहीं सकता था, और उसके बाद वो देखता रहा कहाँ पे, वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखता हुआ, जो छिलके वगैरह बचे हैं, एंड सॉरी एंड सडनली क्या होता है, उसके माइंड में कुछ आता है। ठीक है, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बीट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। तभी वो क्या करता है, जो भी वेजिटेबल वेस्ट है या जो भी बचे टुकड़े हैं उनको लेता है और उसको क्या करता है, धुलता है, फिर अच्छे से साफ करके रखता है। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्राइप्स, उसके बाद वो उनको स्ट्राइप्स में ऐसे लंबी तरीके से कट कर देता है जो भी वेस्ट बचे होते हैं। देन ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उसके बाद वो क्या करता है, उसको स्ट्राइप्स में कट करके क्या करता है, उसको एक पॉट में, बड़े से बर्तन में रखता है और उसके ऊपर नीचे आग जला देता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो फ्रेश कोकोनट को घीसता है, ग्राइंडिंग करता है, चिलीज की ग्राइंडिंग करता है और गार्लिक को ग्राइंड करता है, उसको पीस देता है। ही एडेड दिस पेस्ट, और ये जो पेस्ट बनाता है उसको क्या करता है, ऐड करता है इसमें, एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और जो उसने सब कुछ वेस्ट से बनाया है वेजिटेबल स्क्रैप से, उसमें नमक ऐड कर देता है और इस पेस्ट को डाल देता है। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। सो बेसिकली यहाँ पे टेम्पटिंग स्मेल का मतलब है एक बहुत ही आकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिंग स्मेल जो आ रही थी उस पॉट से आने लगी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। उसके बाद उसने क्या किया, जो कर्ड थी, दही थी, उसको भी ऐड किया करी में। ठीक है, उस पॉट में। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। उसके बाद उसने उसमें कोकोनट ऑयल भी डाला, उसके बाद वहाँ पे क्या किया उसने, उसको डेकोरेट किया उस डिश को करी लीव्स के साथ। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब क्या हुआ, जो न्यू डिश है वो रेडी हो गई थी उस वेजिटेबल स्क्रैप से। ठीक है, द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। जो उस इवनिंग में आए हुए थे गेस्ट जो महाराजा के पैलेस में, उसको ये डिश, जो नई डिश बनी थी, उसको सर्व किया इसने। देखिए ऐसे ऐसे स्ट्राइप्स की तरह कट किया है लंबा लंबा, तो उसमें इसने दही भी डाला था। Everyone was eager to know that the name of the new dish। सभी को जानना था, सभी बहुत इच्छुक थे कि ये डिश का नाम क्या है जो इसने बनाया है।
द कुक थॉट एंड थॉट, उसने सोचा क्या नाम है, बहुत सोचा। देन हर नेम कम टू हिज माइंड, तब उसको पता चला एक नाम उसके दिमाग में आया, क्योंकि वो ऐसी डिश थी जो वेजिटेबल स्क्रैप से बनी थी, जिसका कोई नाम नहीं था। तो उसके माइंड में बहुत दिमाग सोचने के बाद एक नेम आया उसके माइंड में। तो उसने इसको नाम दिया एवियल, एवियल नाम दिया इसको, ठीक है। और ये आजकल फेमस भी है तमिलनाडु में, केरला में फेमस है। एबियल बिकम्स फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। तो एबियल जो है ये केरला में फेमस है, केरल में फेमस है, और वहाँ पे एक ट्रेडिशनल फिश, मतलब एक ट्रेडिशनल फूड बन चुका है केरल में। ओके, तो क्योंकि जो महाराजा थे वो केरल के थे, ट्रैवनकोर के महाराजा, तो एक हेरिटेज है, तो वहाँ पे केरल में ये फेमस हो गया। अब ये और ये सोचो ये किससे आया था, वेस्ट ऑफ जो था बना, वेजिटेबल वेस्ट था जो, एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टोरी जो है ये बैम्बू करी है। बैम्बू करी मतलब बांस की जो कढ़ी बनती है, उसकी उसकी कहानी है, बहुत फनी स्टोरी है, एक बार हम रीड करेंगे इसको। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइड ग्रूम कुकड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। तो देखिए इसकी कहानी है, ये संथाल जो ट्राइब है ना, संथाल ट्राइब कहाँ पे है, झारखंड में। तो संथाल ट्राइब जो है इसी से जुड़ा ये कहानी है। तो जो एक दिन क्या होता है, एक मदर इन लॉ होती हैं, एक जैसे कि मान लीजिए जो अगर किसी के डॉटर के जो हस्बैंड होते हैं ना, और डॉटर की माँ उस हस्बैंड के क्या लगेंगे, मदर इन लॉ। तो वही है कि वो जो दामाद होता है, वो दामाद जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो जो ब्राइड ग्रूम रहता है वो अपने मदर इन लॉ के घर आता है उनको देखने के लिए एक दिन। दिस करी इज डिलीशियस, तो उन्होंने उसके लिए, अपने दामाद के लिए एक स्पेशल करी बनाई थी। तो वो जब करी कढ़ी खाता है तो क्या कहता है, दिस करी इज़ डिलीशियस, ये करी बहुत स्वादिष्ट है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, जो मदर इन लॉ थी ये बैम्बू डोर है, इसको दिखाते हुए, बोलती नहीं है बस दिखाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन वो जब जाने वाला रहता है अपने मदर इन लॉ के घर से, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। तो उसको याद आता है, अरे यार मेरे गांव में तो कोई भी बैम्बू नहीं है, लेकिन वो जो उन्होंने करी बनाई थी बहुत डिलीशियस है। तो सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो जो तभी उसकी नज़र क्या पड़ती है, एक लकड़ी मतलब बांस के दरवाजे पे पड़ती है, बैम्बू डोर पे पड़ती है। तो क्या करता है कि वो ये सोचता है कि उसके गांव में तो कोई भी बैम्बू नहीं है, अगर उसको ये करी बनानी है तो वो कैसे बनाएगा। सो इसकी वजह से उसने जो बैम्बू डोर है उसको निकाल देता है, एंड अपने साथ वो लेके चला जाता है अपने घर, ठीक है। ऑन रीचिंग हिज विलेज, वो जब अपने घर पहुंचता है, ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। तो जब वो घर पहुंचता है तो अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो बैम्बू डोर में लेके आया हूँ उससे करी बनाओ तुम, ठीक है। सी वॉज सॉफ्ट, जो उसकी वाइफ थी वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है कि ये क्या कह रहा है, हाउ कैन यू मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर। तो वो कहती है कि तुम कैसे इससे करी बनाने के लिए कह सकते हो एक बैम्बू डोर से। तो कम, आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड। तो जो उसका हस्बैंड होता है कहता है आओ मेरे साथ, मैं इसको कट कर दूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा बनाने में। हिज वाइफ बॉयल्ड इट, तो उसकी जो वाइफ थी उसका बैम्बू, जो सूखी बैम्बू थी उसको कट करके बॉयल किया, उबाला, बहुत उबाला, ठीक है। बॉयल, हिज वाइफ बॉयल्ड इट एंड बॉयल्ड इट लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड, जब उसके बाद में जब वो पक गया तो उसके जो हस्बैंड थे उसको टेस्ट किया, तब उसने बोला इट इज़ टू हार्ड टू ईट। तब उसके हस्बैंड ने बोला ये तो बहुत हार्ड है, इसको खाया नहीं जा रहा है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें पता नहीं, उसकी वाइफ को कहता है, अपनी वाइफ को कहता है तुम्हें पता नहीं कैसे बनता है। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट, फिर उसकी वाइफ फिर दोबारा पानी डाल के उसको और उबालती जाती है और उबालती जाती है। इट इज़ स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। तो उसका जो हस्बैंड रहता है कहता है ये अभी भी बहुत हार्ड है, मैं इसको खा नहीं सकता। द इन लॉ केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। तो जो उसके ससुराल वाले रहते हैं, तो वो जो जिसके घर ये गया रहता है मतलब, तो लड़की जो वाइफ रहती है उसकी मम्मी पापा आते हैं, जो इसके इन लॉज है उसके घर आते हैं उसी इवनिंग। दे ऑल लव्ड एट हिज फुलिशनेस, तो जो इन लॉज होते हैं उसके बहुत हंसी आती है उनको इसके मूर्खता के कार्य को देख के, क्योंकि द मदर इन लॉ सेड, तब उसकी मदर इन लॉ कहती है
डिड नॉट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट एंड नॉट फ्रॉम द बैम्बू डोर? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जो करी जो मैंने बनाई थी वो बैम्बू सूट से बनी थी? बैम्बू सूट जो होता है ना, जब छोटे छोटे बैम्बू निकलते हैं तो वो सब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, ठीक है। जो स्टेम होता है बहुत सॉफ्ट होती है, सूट जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। बैम्बू डोर से नहीं बनाया था, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं। उसके बाद ये लोग बहुत हंसते हैं, तब उसको समझ आता है कि ये सूखी बैम्बू से नहीं बना था, वो जब नए नए ग्रीन प्लांट्स निकलते बैम्बू तो उससे बनता है, ठीक है। जो ऊपर से निकाल के लोग ऐसे इससे उससे बनती है करी, ना कि उस डंडे से बनती है। तो उसके बाद इन लोग बहुत हंसी आई थी इनको। तो ये बहुत फनी स्टोरी था। नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट स्टोरी है, हाँ, फ्लाइंग टुगेदर, ठीक है। ये स्टोरी हम देखेंगे। फ्लाइंग टुगेदर एक स्टोरी है, तो उसको रीड करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। मतलब एक घने जंगल में क्या था, एक बहुत बड़ा पेड़ था। इट्स लिफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स। जो इसके ब्रांचेस थे, जिस पे लीव्स थी, वो आर्म्स की तरह, जैसे भुजाएं होती है ना, उस तरीके से फैली हुई थी दोनों तरफ। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गेज। जो ये पेड़ था, ठीक है, इस पे एक बर्ड रहती थी जो कि बहुत जिसका मतलब ग्रुप रहता था बर्ड्स का। फ्लॉक का मतलब ग्रुप होता है, जिसमें बर्ड्स का ग्रुप होता है। कौन से बर्ड्स का ग्रुप है ये? गीज। गीज जो होता है ये प्लूरल फॉर्म होता है गूज का, ठीक है। तो इसमें गीज का मतलब गीज रहते थे, गीज बर्ड्स रहते थे और वो ग्रुप में रहती थी। दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहाँ पे सेफ फील करते थे, इसलिए वहाँ पे रहते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। और इसी में से एक जो गीज था वो बहुत वाइल्ड, मतलब बहुत वाइज थी, बुद्धिमान थी, बहुत ओल्ड थी। तो एक मुखिया होता है ना, सीनियर जो होता है, उसी टाइप में इसमें ग्रुप में भी एक मुखिया थी। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। जो वो जो ओल्ड बर्ड था उसने नोटिस किया, एंड जो ओल्ड बर्ड था उसने नोटिस किया कि जो बेस है, जो बेस है ट्री का, ट्री के पेड़ के नीचे जो बेस है वहाँ पे एक क्रीपर का प्लांट है। क्रीपर, क्रीपर वो प्लांट होते हैं जो किसी अदर प्लांट के सपोर्ट से खड़े होते हैं, मतलब उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो क्रीपर को देखा उसने छोटा सा, तो उसने क्या बोला, ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने अदर बर्ड्स से भी इसके बारे में बोला। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम उस क्रीपर को देख रहे हो? ही सेड टू देम, वो उनसे बोला, जो सीनियर था, जो ओल्ड वाइज बर्ड था, उसने बोला, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। उसने बोला चलो इसको डिस्ट्रॉय कर देते, इसको ख़त्म कर देते हैं, यानी फेंक देते हैं उखाड़ के। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क द गीज इन सरप्राइज। जो अदर गीज थे उन्होंने पूछा कि हमें इसको डिस्ट्रॉय करने की क्यों ज़रूरत है, हमें इसको मारने की ज़रूरत क्यों है? इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत छोटा है। वॉट हार्म कैन इट डू? जो अदर बर्ड्स थे उसने बोला कि अभी तो ये बहुत छोटा है, हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। जो वाइज जो ओल्ड बर्ड था उसने रिप्लाई किया, मेरे फ्रेंड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये जो छोटा सा क्रीपर अभी छोटा सा है वो जल्दी ही बहुत बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे ही वो इस पेड़ पे चढ़ेगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत थिक हो जाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वॉट ऑफ दैट? आस्क द गीस। तो उससे क्या होगा? जो अदर गीस थे वो कहते हैं, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? ये क्रीपर जो हमें क्या हार्म कर सकता है, हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? डोंट यू सी, जो सीनियर बर्ड था, जो ओल्ड बर्ड था, उसने रिप्लाई किया, क्या तुम नहीं देख सकते? रिप्लाइड द वाइज बर्ड, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree। जो ओल्ड बर्ड था उसने बोला कि क्या तुम देख नहीं सकते कि इस क्रीपर की हेल्प से ये ग्रो करके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो हो सकता है जो अदर मतलब जो लोग हैं या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है उस क्रीपर की हेल्प से इस पेड़ पे चढ़ सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। और जो हंटर है, जो शिकारी है, वो भी आ सकता है और हमें मार सकता है। ऐसा वो ओल्ड बर्ड रिप्लाई करता है। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड। तो वो जो अदर बर्ड्स थे उसने रिप्लाई किया कि क्या जल्दी है, क्यों इतनी जल्दी पड़ी है, रहने दो, बाद में करेंगे। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल। उसने बोला, वो लोग बोले कि बहुत छोटा है। वो बर्ड्स, जो अदर बर्ड्स थी, उन्होंने बोला कि बहुत छोटा है, अभी इससे क्या जल्दी है ख़त्म करने की या मारने की।
इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, मतलब इतने छोटे प्लांट को मारने से हमें बहुत बुरा फील होगा, ऐसा कहते हैं। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस। तो जो ओल्ड बर्ड था उसने एडवाइस किया कि अभी क्या करे, अभी जब ये छोटा है, यंग है, इसको तभी डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा उसने एडवाइस किया सभी को। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इज इजली, अभी ये बहुत सॉफ्ट होता है, टेंडर मतलब सॉफ्ट है अभी, तो हम इसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड, और जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, एंड विल बी नॉट बी और एंड यू विल बी नॉट एबल टू कट इट, और जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो हम इसको काट नहीं सकते। तुम काट मतलब बर्ड्स को ही बोल रहे हैं कि हम काट नहीं सकते इसको। क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है, वी विल सी आंसर द बर्ड्स। तो ऐसा बाकी जो बर्ड्स होते हैं बोलते हैं कि हम देख लेंगे, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, वो लेकिन क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं करते, उस छोटे से प्लांट को। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और जो बर्ड था, जो ओल्ड था, बहुत बुद्धिमान बर्ड था, उसकी एडवाइस को वो भूल गए, ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रॉय ही नहीं किया। एज द क्रीपर ग्रू, जैसे ही वो क्रीपर बढ़ गया, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और इसने जैसे ही ये बड़ा हो गया ये क्रीपर, उसके बाद से ये इस तरीके से वाइंडिंग चारों तरफ ऐसे वाइंड हो गया, ताकि कोई भी उसके थ्रू चढ़ सकता है पेड़ पे, इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा है इस तरीके से, इसकी हेल्प से कोई भी क्लाइंब कर सकता है ट्री पे। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम एंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप, और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा सॉरी, धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता गया, और इतना थिक हो गया जैसे कि रोप जैसा हो जाता है, ठीक है। वन मॉर्निंग वेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक मॉर्निंग क्या होता है, एक सुबह जब गीज गए थे फूड के सर्च करने, मतलब फूड को सर्च करने, ढूंढने गए थे। अ हंटर कैम टू द फॉरेस्ट, वो उसी जंगल में एक हंटर आता है, एक शिकारी आता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लीव, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो जो हंटर था उसने अपने आप से कहा, तो ये जगह है जहाँ पे ये वाइल्ड गीज रहते हैं, इस पेड़ को देख के कहा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शेल कैच देम, तो जब वो शाम को आएंगे जो बर्ड्स हैं, तो मैं उनको पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइम्ड अप, जो हंटर था उसने पेड़ पर चढ़ा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और इसी क्रीपर की हेल्प से वो हंटर पेड़ पे चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप, वो ऊंचाई पर पहुंच गया, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और जो अपना जाल है उसको वहाँ पे फैला दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और उसके बाद वो नीचे आ गया और वो चला गया। इन द इवनिंग, अब शाम के टाइम क्या होता है, द गीज रिटर्न टू होम, जो बर्ड्स का ग्रुप होता है वो आते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि नेट बिछा हुआ था। एज दे फ्ल्यू इन टू द ट्री, जैसे ही वो पेड़ की ओर उड़े, दे वर ट्रैप्ड, वो फंस गए, ठीक है, वहाँ पे फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वो इतना स्ट्रगल किए कि उससे बाहर आ जाए, लेकिन वो निकल नहीं सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, जो गीज थे वो चिल्लाए, मदद करो, हेल्प करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर्स के नेट में फंस गए, हंटर की जाल में फंस गए। ओह व्हाट शेल वी डू, अब हम क्या करेंगे, ऐसा वो चिल्लाते हैं। डोंट मेक अ फर्स्ट नॉइज सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो बुद्धिमान बर्ड था उसने बोला कि अब चिल्लाओ मत, अब शोर मत करो, आवाज़ मत करो। फर्स्ट का मतलब है कि अब नॉइज मत करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत पहले ही मैंने तुम लोगों से कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम लोगों ने किया ही नहीं। नाउ सी वॉट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसने कहा कि कल सुबह हंटर आएगा और हमें मार डालेगा। वी वर फुलिश, तो कह रहे कि हम मूर्ख थे। वी आर फुलिश, वी वेप द बर्ड्स, जो अदर बर्ड्स थी वो कह रहे कि हम मूर्ख थे जो आपकी बात को नहीं माने, इसलिए वो रो रहे हैं, वेप मतलब रो रहे हैं। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, और वो बर्ड से कह रहे जो सीनियर बर्ड था, ओल्ड बर्ड से कह रहे हैं कि हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब बताइए कि अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुल्ली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जो वाइज बर्ड था, ओल्ड बर्ड, उसने कहा तब मुझे सुनो ध्यान से। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब वो जो ओल्ड वाइज बर्ड था उसने कहा कि सुनो मुझे ध्यान से, जब वो हंटर आएगा
तो तुम सभी ऐसे प्रिटेंड करना, ऐसे दिखाना कि हम सब मर गए हैं, मतलब हम डेड है। जस्ट लाई स्टिल, और एकदम पड़े रहना, मतलब ऐसे मरे हुए की तरफ पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और जो हंटर होगा तब उसको मरे हुए बर्ड्स की ज़रूरत नहीं होगी। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हमें ग्राउंड में फेंक देगा, ग्राउंड पर। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और वो जब वो नीचे उतरेगा तो पहले वो फेंक देगा तब नीचे उतरेगा, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी नीचे उतरना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम। तो वो क्या करेगा, वो सारे मरे हुए बर्ड्स को नीचे तो लेके नहीं आएगा, वो पहले फेंक देगा, उसके बाद वो कलेक्ट करेगा तब घर लेके जाएगा, ऐसा वो सीनियर बर्ड कहता है। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब हम में से लास्ट को वो फेंकेगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, मतलब सबको फेंक देगा लेकिन तब तक हम ऐसे ही पड़े रहेंगे जब तक कि वो लास्ट वाले को फेंकेगा, जैसे ही फेंकेगा हम सभी उड़ जाएंगे, ऐसा वो ओल्ड बर्ड कहता है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, और सुबह होता है कि हंटर आता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। हे लुक एट द गीज इन द नेट, और वो नेट में पड़े हुए गीज को देखता है। दे आर ऑल डेड, वो सभी मरे हुए हैं, वो ऐसा अपने आप से मटर्ड करता है, मतलब अपने आप से कहना बहुत धीरे धीरे। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, ऐसा अपने आप से कहता है। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और उसने वैसा ही किया जैसा उस बर्ड ने कहा था, उसने एक एक बर्ड को नीचे फेंका नेट से। द बर्ड ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और ये सारे बर्ड्स ऐसे पड़े हुए थे जब तक कि लास्ट वाला बर्ड को वो फेंक दिया। देन ऑल एट वंस, और सभी एक साथ, दे गॉट अप, और सभी उठे। फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंख को फैलाया। एंड फ्लू अवे, और सभी उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, अब हर जो हंटर था वो सरप्राइज, बहुत आश्चर्य हो गया, ये क्या हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और ऊपर से ही वो पेड़ के देख रहा था कि सभी गीज उड़ गए। तो ये कहानी देखिए आपने, यहीं पे एंड होती है। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग है। गीज का मतलब होता है प्लूरल ऑफ गूज, लार्ज वेव फुटेड बर्ड होती है। क्रीपर, अ प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली along a wall or tree। वाइंडिंग का मतलब गो इन अ सर्कुलर और स्पाइरल कोर्स। मटर का मतलब स्पोकन इन लो टोन, ठीक है। फ्लैप्ड का मतलब होता है मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टोरी है द आंट एंड डोब, ये स्टोरी हम पढ़ेंगे, द आंट एंड द डोब। डोब क्या है, एक बर्ड है, और आंट आपका इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये स्टोरी है द आंट एंड द डोब। ऑन हिज वे होम एन आंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन, एक आंट थी जो अपने घर जा रही थी, एंड तभी उसको एक फाउंटेन दिखता है, जो पानी के बबल्स होते हैं ना, फाउंटेन, फुहारे, उसको उसने देखा। ही क्रॉल्ड ऑन इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक, वो उस फाउंटेन की तरफ गई और उसको पास से देखने के लिए वो उसकी वॉल के पास गई। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, और वो पानी का फुहारा था तो ऑब्वियसली वो फट जाएगा, तो वो गिर गई, फिसल गई और पानी में गिर गई, ठीक है। वो जो आंट थी वो पानी में गिर गई। ही गगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग इन एयर, और वो निकलने के लिए उसने आवाज़ की, गगल का मतलब जो वाटर साउंड जैसा होता है ना, वही वैसे उसने गगल किया, वो पैनिक हो गई थी, इसकी वजह से वो घबरा गई थी और उसने अपने लेग्स को हवा में ऐसे मार रही थी, ठीक है। हेल्प, आई कांट स्विम, वो चिल्ला रही थी कि मेरी हेल्प करो, बिकॉज आई कांट, वो स्विम नहीं कर सकती, तैर नहीं सकती थी। ही क्राइड, वो अच्छा हाँ मेल है ना, ही क्राइड, वो बोल रही थी, रो रही थी, मतलब ऐसे आवाज़ कर रही थी। लकीली जस्ट एट द मोमेंट, तभी उसी समय क्या हुआ, ए फ्रेंडली डो फ्ली बाय, तभी उसी साइड से जा रहा था उड़ के, उसी के ऊपर से जा रहा था उड़ के एक डो बर्ड था। सी सॉ दैट द टाइनी आंट वॉज ड्रॉनिंग एंड क्विकली फ्ली टू अ नियर बाई ट्री, उसने देखा कि वो जो बर्ड थी, वो देखी कि वो जो आंट है वो उसी में डूब रहा है, मतलब तैर पानी में ही है, एंड उसकी तरफ जाती है, ठीक है, उसकी तरफ जाती है। तभी एक पेड़ के पास जाती है, जो ये बर्ड है पेड़ के पास जाती है, उसको देख के सी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द आंट, उसके बाद उसने वो पेड़ से एक लीफ तोड़ा, एक पत्ता तोड़ा, और आंट को कहा कि तुम इस जो लीव है, उसने वहाँ पे फेंक दिया पानी में, कि इस पे तुम ग्लाइड कर देना, इसी पे चढ़ के तुम बाहर आ सकती हो। हियर यू आर, सी कूड एंड फ्ली अवे, ऐसा उसने बोल के, आवाज़ करके ऐसा बोल के वो बर्ड जो थी वो उड़ गई, ठीक है। उसके बाद बर्ड
उस पर आके बाहर आ सकती है, उस मतलब उस पर तैरना नहीं आता है, लेकिन स्लीप के थ्रू वो बाहर आ सकती है। तो ऐसा ही कह के वो चली गई है जो बर्ड थी, और आंट बाहर आ गया। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी थी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टोरी या पोम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पोएम है टीम वर्क, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक पोएम है, अभी ऑलरेडी हमने फ्लाइंग टुगेदर स्टोरी हमने देखी थी, और ये टीम वर्क है, एक पोम है ये, इसको हम रीड करेंगे। टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क क्या होता है? जब आपस में लोग ग्रुप बना के काम करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों का एफर्ट होता है इसमें किसी भी कार्य में। ठीक है, टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। तो इसमें यही कह रहा है कि हम आपस में टीम वर्क करें, मतलब आपस में मिलके काम करें। सो जो हमारा ड्रीम है, वर्क है, यानी जो हम कार्य करना चाहते हैं, हमारा ड्रीम है, उसको हम पूरा कर सके, उसको बना सके। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवन। इसका मतलब है उसके बाद हम क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे जो काम हम करेंगे, मतलब जो काम हमने किया है एज अ टीम वर्क, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम इंजॉय करेंगे, आपस में इंजॉय करेंगे। वो जॉय जो है, हैप्पीनेस जो है, वो शेयर करेंगे। सो टीम वर्क एवरीवन, तो इसलिए सभी लोग क्या करिए? टीम वर्क करिए, साथ में मिलके काम करिए। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। आपने देखा होगा जो नेट होता है, आपने इस तरीके से बनाया होता है, राउंड सा नेट होता है, इसमें हम जो बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल खेला होगा तो इसमें डालते हैं। तो जब हम इस बॉल में इस नेट में डालते हैं तो ये बहुत फन होता है, मतलब बहुत मज़ा आता है इसको करने में। बट इफ़ नो बडी पासिस देन नो बडी सूट्स, यानी अगर इसमें कोई डाले, मतलब कोई अगर हमें, इसमें क्या होता है, बहुत सारी टीम होती है, आपस में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो प्लेयर होते हैं, आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं, और जिसके पास लास्ट में जाता है वो जल्दी से जाके इसमें डालता है। अगर कोई पास नहीं करेगा बास्केटबॉल को एक दूसरे को, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इससे क्या होगा कि कोई भी उस नेट में नहीं डाल पाएगा। ठीक है, इसलिए ये टीम वर्क की बात हो रही है। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन। बैटन क्या होता है? जो आपस में रिले रेस में बहुत सारे ऐसे रेस होता है, इसमें लोग एक दूसरे को बैटन होल्ड कराते हैं। ठीक है, और इसका रन करते हैं, तो बैटन उसी को कह रहे हैं जो स्टिक जैसा होता है। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ़ नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन। अगर कोई भी बैटन नहीं पास करेगा तो जो रिले रेस है वो नहीं हो पाएगा, मतलब वो चालू ही नहीं हो पाएगा। वी आर द पार्ट्स ऑफ द मेकअप द होल। हम क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स हैं किसी चीज़ को कंप्लीट करने के। जैसे कि हम जब टीम वर्क करेंगे तो आपस में बहुत सारे लोग मिलके काम करेंगे, तो हम एक टीम के क्या है? पार्ट होते हैं जो इस टीम को पूरा करते हैं। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। और सभी का क्या होता है? एक गोल होता है। जैसे कोई कबड्डी खेल रहा है तो उसमें बहुत सारे टीम होते हैं, तो उनका जो गोल होता है अपनी टीम को जिताना, और सभी का एक ही गोल होता है। ठीक है, समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन अ यू आर मी बिकॉज एन अस। अगर ये हमारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट होता है कि अगर हम तुम और मैं ना बन के, हम क्या है? तुम और मैं आपस में मिलकर क्या बन जाएं? हम बन जाएंगे। ठीक है, इसमें यही कह रहा है कि अगर मैं आपस में मिल जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? हम बन जाएंगे। मतलब कह रहा है कि तुम और मैं आपस में मिलेंगे तो हम बन जाएंगे। ये हमारे लिए क्या होगा? प्लस पॉइंट होगा, हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी थी जिसमें टीम वर्क के एफर्ट्स के बारे में बात की गई है। टीम वर्क मतलब क्या होता है? कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप। हुप का मतलब होता है वुडन और आयरन रिंग टर्नल अलोंग बाय अ चाइल्ड मूव ऑनवर्ड। पासेस का मतलब पासेस का मतलब होता है मूव ऑनवर्ड। एंड रिले रेस एक रेस होती है टीम का, जिसमें एक दूसरे को वो बैटन पास करते हैं। तो बैटन क्या होता है? एक शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरीड इन रिले रेस में लोग कैरी करते हैं। क्लियर? तो एक बार इसको रीड करने के लिए बोला जा सकता है आपको इंटरव्यू में, टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। ओके, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवन। तो इसको आप एकदम अच्छे तरीके से बोलेंगे। अगर आपको डेमो में देना है तो ये दे सकते हो। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, बट इफ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट्स, एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन if nobody wants to pass the baton. We are the parts of the make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us.
ओके क्लियर? ओके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये जो है ये भी पोम है जो कि माई शैडो है। इसमें माई शैडो का मतलब मेरी जो परछाई होती है, जब किसी की इमेज बनती है, ठीक है, वो कह रहा है शैडो। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। तो इसमें कह रहा है कि मेरे साथ एक मेरा शैडो रहता है जो कि मेरे साथ ही अंदर जाता है और मेरे साथ ही बाहर आता है। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। उसका और क्या यूज हो सकता है उस शैडो का, मतलब वो कुछ करता नहीं है, बस मैं देखता हूँ, मैं ही देख सकता हूँ, इतना ही मैं बस मैं देख सकता हूँ और कुछ यूज नहीं है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। सर से पैर तक वो मेरे जैसा ही है, जस्ट लाइक मी, ठीक है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी। और मैं देखता हूँ कि वो मुझसे पहले जंप करता है। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ही मैं बेड पे जंप करने जाता हूँ वो मुझसे पहले जंप करके बेड पे चला जाता है, माई शैडो, ठीक है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। तो इसमें ये कह रहा है द फनीएस्ट थिंग, ये है शैडो के बारे में कि जो हमारी ये जो शैडो है ये हमारी तरह ग्रो नहीं करता, मतलब इसमें वृद्धि जो होती है, ग्रोथ होती है, वो हमारी तरह नहीं होती है। जो हमारे में, जैसे हमारे में स्लो होती है, हमारे में स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की, ठीक है, हम बहुत छोटे होते हैं फिर बड़े फिर छोटे, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं ना, एक ग्रेजुअल चेंज होता है। लेकिन इसमें हमारी तरह नहीं होता है, इसमें ग्रोथ ऐसे नहीं होती है। फॉर ही समटाइम्स सूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। कभी कभी ये जैसे हम बॉल को उछालते ऊपर तरह जाता है, वो इतना बड़ा दिखाई देता है, उतना बड़ा रहता है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसमें से हमारे जैसा तो वो दिखता ही नहीं, बहुत छोटा हो जाता है। तो यही बात कह रहा है कि वो हमारी तरह ग्रोथ उसमें नहीं होती है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। मतलब अभी तक सनराइज नहीं हुआ था, एक दिन वो बच्चा उठता है। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू। और उसने देखा कि बहुत सारे ड्यू हो, जो ओस की बूंदें होती हैं, वो उठा और देखा बहुत सारे शाइनिंग ड्यू हैं ऑन एवरी बटर कप। मतलब बटर कप का मतलब ये है, बटर कप का मतलब एक फ्लावर का नाम है, मतलब एवरी बटर कप मतलब जितने भी फ्लावर है, येलो फ्लावर होता है, उस पर उसने देखा ड्यू है, वो उसकी बूंदें हैं। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। लेकिन मेरा जो लिटिल लेजी शैडो है, उसको शैडो को बहुत लेजी कह रहा है। यहाँ पे स्लीपी हेड का मतलब इन अटेंटिव होता है, मतलब इन अटेंटिव का मतलब वो एक्टिव नहीं है, अभी तक वो उठा नहीं है, ठीक है। मतलब अभी तक मेरा जो शैडो है वो अभी इन अटेंटिव है, अभी जगा नहीं है। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एज स्लीप इन बेड। वो अभी क्या है, वो घर पे है, ठीक है, अभी उठा नहीं, बहुत अटेंटिव है, इसलिए वो घर पे है मेरे पीछे, मतलब मेरे पीछे घर में है। एंड फास्ट एज स्लीप इन बेड, अभी तक सोया हुआ है। ये इसमें यही कह रहा है कि जो अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो मॉर्निंग में शैडो नहीं बनेगा ना, जब सनराइज होगा तभी तो शैडो बनेगा। तो वही वो बात कर रहा है कि जो मेरा शैडो है लेकिन मॉर्निंग में अभी बहुत लेजी है, और अभी वो मेरे पीछे अभी बेड घर पे ही है, सोया पड़ा हुआ है। तो ये पोएम था अबाउट माई शैडो। एंड इसमें कुछ मीनिंग होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इंडिया रबर बॉल मतलब अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। इंडिया रबर बॉल, हाँ यहाँ पे लिखा होगा ना, लाइक अ इंडिया रबर बॉल, हाँ मतलब अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। बटर का मतलब ये येलो फ्लावर होता है। एरेंट का मतलब बैड। एरेंट स्लीपी हेड का मतलब कंप्लीटली इनअटेंटिव होते हैं जो। तो मैं इसको एक बार रीड करके बता देती हूँ आपको कैसे पढ़ना है। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम दैट हील्स अप टू द हेड एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इन टू माई बेड। ये पोएम आप करा सकते हो इंटरव्यू डेमो टीचिंग में। The funniest thing about him, he is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. One morning, very early before the sun, I was up. I rose and found this shiny dew on every buttercup.
But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. तो ये पोम था, अब इसको रीड कर सकते हो डेमो टीचिंग में। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है रॉबिन्सन क्रूसो। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें वो डिस्कवर करता है फुटप्रिंट। तो देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। इसमें आपको ये जानना है कि जो रॉबिन्सन क्रूसो होता है वो उसकी जो शिप होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है सी में, एंड ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। एंड वो बहुत ही अकेला था जब उसकी जो शिप है वो सी में खो जाती है। और वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड, और उसने वहाँ पे क्या देखा, एक दिन उसने सैंड पे एक फुटप्रिंट देखा, पैर के छाप देखी थी। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तो उसके बाद वो क्या करता है उसको यहाँ पे हम देखेंगे। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, एक दिन क्या होता है जब वो अपनी बोट की तरफ बोट की तरफ जाता है। बोट उसकी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, तो उसकी तरफ जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। वो सरप्राइज हो गया कि फुटप्रिंट को देख के, सैंड पे जो रेत थी उस पर मैन के फुटप्रिंट को देख के वो सरप्राइज हो गया। आई स्टूड अमेज्ड, वो वो खड़ा ही रहा, बिल्कुल इतना सरप्राइज हो गया था तो वो खड़ा था। आई लिसन्ड, I looked around me. I could neither hear nor see anything. उसने ध्यान से सुना, चारों तरफ देखा अपने, लेकिन उसको कुछ सुनाई भी नहीं दिया और ना कुछ दिखाई दिया। I went up higher to look down. वो और आगे की तरफ गया, ऊंचाई पर भी गया, लेकिन उसको कुछ नहीं देखा। I went up to the shore and down the shore. जो वो तट होता है ना, वो नदी के साइड के पास की जगह होती है, वहाँ भी वो गया और नीचे भी गया, शोर के नीचे भी गया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। एंड बट इट वॉज नो गुड, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। बस उसके अलावा उसको एक ही फुटप्रिंट मिला था, उसके अलावा उसको कुछ प्रिंट नहीं मिला। एक ही फुटप्रिंट उसको देखने को मिला था, उसके बाद उसने बहुत ढूंढा पर उसको नहीं मिला। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. तो फिर वो क्या करता है, वो फिर से जाता है, देखता है, हर जगह जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई और वो देखने के लिए जाता है कि कहीं और फुटप्रिंट तो नहीं है, पर उसको कुछ नहीं मिलता। फिर उसको लगता है कि कहीं ये तो मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन वो गलती नहीं कर रहा। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट। लेकिन वो ऐसा उसको लगा कि हाँ, मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, ये सच में एक प्रिंट है, फुटप्रिंट है, जिसमें टोस था, हिल था, और जैसे पैर के होते हैं ना, पैर के निशान या छाप होते हैं, उसी तरीके से था। एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, ठीक है, पैर के सभी भाग थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, लेकिन वो इमेजिन नहीं कर सकता कि ये पैर के छाप, क्योंकि वहाँ पे वो अकेला कोई रहता नहीं था, ठीक है। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। वो बहुत देर तक सोचता लेकिन और कन्फ्यूज होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी every 2 or 3 steps, mistaking every bus and tree to be a man. अब वो क्या हुआ, इतना वो डर गया था कि सच में कोई यहाँ पे है, इसलिए वो जब घर जा रहा था तो वो बहुत डरा हुआ था, और जितना 1-2 स्टेप वो चल रहा था, वो बार बार पीछे देख रहा था, और इवन जो झाड़ियाँ थी, ट्री थी, उसको भी वो आदमी समझने लगता था, इतना डर गया था कि कहीं वो तो नहीं है। व्हेन आई कम टू माई कैब, जब वो अपनी गुफा जहाँ पे वो रहता था, विच आई कॉल माई कासल, जिसे कहते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, वो जब अपने घर पे आता है, आई रैन इनसाइड इट, जब वो अंदर जाता है इसके अपने घर के अंदर, जिसे वो कासिल कहता है, एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, ऐसा उसको लगता है कि मुझे कोई चेस कर रहा है, जैसे आपको भी घर में रात में लगता है कि पीछे कोई चल रहा है, उसी तरीके से इसको भी इतना डर गया था। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय द होल in rock which I called the door. I ran for cover faster than an animal could run. उसको इतना भी नहीं याद है कि वो कैसे गया था अपने घर के अंदर, कैफ के अंदर वो कैसे गया,
या सीढ़ी यूज़ करके गया था, या उसमें एक दरवाज़ा था जिसको वो होल कह रहा है कि उसके थ्रू मैं अंदर गया था, उसको इतना भी नहीं याद है क्योंकि उसने बहुत तेज़, मतलब एक एनिमल की तरह वो दौड़ के अंदर गया था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और वो उस रात सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम। और वो जितना वो पैर देखा था, प्रिंट देखा था, फुट प्रिंट, उतना उसके बारे में सोचता था और उतना डर जाता था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ मेन लैंड हु हैड वॉन्डर आउट टू सी इन अ स्मॉल बोट। मतलब उसको ऐसा लगता था जो एंसेस्टर होते हैं ना हमारे, ये ऐसा लगता है कि उस सैवेजेस का मतलब यहाँ पे एंसेस्टर है जो आदमी के थे, मतलब ये मैन लैंड, मतलब ये सोच रहा था कि आई थॉट, उसने सोचा इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द मेन लैंड, जो आदमी हैं उनके एंसेस्टर रहे होंगे, हु हैड वॉन्डर आउट टू सी वो आए होंगे सी को देखने के लिए इन अ स्मॉल बोट, एक छोटे से बोट में, ऐसा वो सोचता है। ठीक है, सैवेजेस का मतलब होता है वाइल्ड मैन, जो कि प्रिमिटिव लोग होते हैं, प्रिमिटिव स्टेट में रहते हैं, वो आए होंगे, ऐसा वो सोचता है। लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट द टाइम बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। अब उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं वो नदी के जो पास वाली जगह है तट पे अगर रहता तो मैं वहाँ नहीं था, ये इसलिए मैं बहुत लकी हूँ, और अगर हो सकता है उसने मेरी बोट को देखा हो इसलिए और वो डर जाता है। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट हिम। वो इतना डर जाता है कि ये सोचता है कि अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो उसको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कोई रह रहा है, और वो फिर से आएगा इस आइलैंड पे, अपने सभी जो भी अपने साथ वाले लोग हैं उनको लेके आएगा और मुझे मार के खा जाएगा। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। इसलिए वो क्या करता है, वो पड़ा रहता है, लेटे रहता है, और बहुत दिनों तक वैसे ही पड़ा रहा अपने प्रोटेक्शन के लिए, और अपने प्रोटेक्शन के लिए वो प्रे करता रहा। आई इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। But even now I went forward, I looked behind them frequently because I was still very frightened. उसके बाद ऐसा करके वो बहुत प्रे करता रहा, और सो आई ले, फिर बहुत दिनों तक ऐसे पड़ा रहा और अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रे करता, और फिर क्या करता वो, फिर अपने और कंफर्ट हो जाता था, फिर वो जाता, ऐसा करने से वो कंफर्टेबल हो गया, लेकिन वो फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता था कि उस फुटप्रिंट किसका है। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो अपने पीछे देखता रहता है, बार बार देखता है, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन। लेकिन वो अभी भी क्या है, बहुत डरा हुआ है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं कंफर्टेबल तो हो जाता था लेकिन मैं फिर भी उसको ढूंढ जाता था, तो मैं भी पीछे देखता था और फिर मैं डर जाता था। हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सॉ नथिंग। लेकिन वो जो 2-3 दिन के लिए देखा उधर उधर, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखा, तो आई बिकम अ लिटिल बोल्डर। अब वो मतलब बहुत निडर हो गया अब, क्योंकि उसको कुछ अब दिखाई नहीं दिया, तो डर खत्म हो गया धीरे धीरे। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द सोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। अब वो फिर सोर के पास जाना चाहता है, डाउन मतलब डाउन टू द सोर, एंड वो देखना चाहता है कि कोई किसका फुटप्रिंट है, वो उसको एग्जामिन करना चाहता है। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुट मार्क। अब वो क्या कर रहा है कि ये सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा इसको अपने फुटप्रिंट से इसको मेज़र करूँगा, ठीक है, अपने पैर के निशान से मेज़र करूँगा। एज आई कैम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, और जैसे ही वो क्या है वो फुटप्रिंट के पास जाते हैं, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब वो कहते हैं कि वो जाता है वहाँ पे अपने फुटप्रिंट को से मेज़र करने के लिए, तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये मेरे फुटप्रिंट तो नहीं हो सकते क्योंकि मैं यहाँ कभी आता ही नहीं हूँ, बहुत पहले आया था। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट, अब वो उस फुटप्रिंट के साइड में ही अपने फुटप्रिंट को अपने निशान को छोड़ता है पैरों के। इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, लेकिन उसका जो पैर का फुटप्रिंट था वो छोटा था, जबकि ये वाला पहले वाला बड़ा था। फिर क्या होता है, माई फियर रिटर्न, अब उसका फिर से डर शुरू हो जाता है, डरने लगता है। आई वेंट होम अगेन, वो घर जाता है, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और ऐसा उसको बिलीव होता है कि हाँ वहाँ पे कोई था। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, मतलब उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब आइलैंड पे लोग रहते हैं, मतलब इनहेबिटेड का मतलब जहाँ पे लोग आ गए हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे कोई और भी रहने लग रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। सैवेजेस का मतलब वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेज, मैन लैंड का मतलब लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड,
वांडर का मतलब घूमने के लिए आते हैं, मतलब गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट। बोल्डर, बोल्डर का होता है मोर कॉन्फिडेंट, एंड इनहेबिटेड मतलब ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, ओके। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे क्या है। नेक्स्ट जो है वो एक पोम है, और पोम का जो टाइटल है वो है क्राइम, ओके। इसको रीड करेंगे हम। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़। इसमें ये जो पोएट हैं ये कह रहे हैं कि थोड़ा रोने से उसका कोई फ़ायदा नहीं, मतलब आप रोइए, पूरा खुल के रोइए, ठीक है। इसमें ये बात की जा रही है। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। आप तब तक रोइए जब तक कि आपका जो पिलो है वो वेट ना हो जाए, मतलब गीला ना हो जाए। देन यू कैन जम्प इन द शॉवर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। मतलब आप देखिए, जब तक आप अपने अंदर के इमोशंस को बाहर नहीं लाएंगे तो आप क्या करिए, तब तक रोइए जब तक कि आपका जो पिलो है, जो तकिया है, वो गीला ना हो जाए। उसके बाद जाइए शावर, मतलब जो पानी आता है ना जिसमें स्प्रे की तरह, ठीक है, उस पानी में जाइए और छम 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 करके नहा लीजिए, मतलब जंप करके जाइए, उसके बाद फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए एकदम, बाथ ले लीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये है स्प्लैश स्प्लैश, मतलब अपने जाके उसमें सारे जो आपके टीयर्स हैं उसको धुल दीजिए। क्लियर? ऐसा पोएट कह रहे हैं, ठीक है। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो। उसके बाद जाइए अपने जो भी विंडो है, जो खिड़की है, उसको खोलिए, एंड उसके बाद क्या करना है, हा हा हा, मतलब स्माइल करना है, हंसना है आपको खुल के, ठीक है। एंड इफ़ पीपल से हे व्हाट इज़ गोइंग ऑन अप देयर, अगर लोग देखेंगे आपको कि आप इस तरीके से हंस रहे हैं तो पूछेंगे क्या हो रहा है, क्यों हंस रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। हा हा हा, सिंग बैक। फिर भी आप क्या करिए, आप ऐसे ही बोलते रहिए, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट, हा हा हा। और उसके बाद आप बोलिए कि जो हैप्पीनेस था, वो जो मैंने लास्ट ईयर, जो लास्ट आंसू मैंने बहाया था, उसके साथ आ गया, मतलब हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, जो लास्ट आंसू मैंने बहाया था उसमें मेरा जो हैप्पीनेस था उसी में था, ठीक है, उसी में छुपा हुआ था, और वो जब बह गया ना तो मैं बहुत खुश हो गया। और इस तरीके से आप हंसते रहिए, ठीक है। और ये पोयम यही है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, अपने इमोशंस को बाहर लाइए और बहुत ज़्यादा रोइए जब तक कि आपका जो पिलो है वो गीला ना हो जाए। उसके बाद जाइए शावर में बाथ लीजिए, और उसके बाद जाके विंडो खोलिए और वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ लाउड हंसिए। पीपल बोलेंगे क्या क्या चल रहा है, क्यों हंस रहे हो, तो आप बता दीजिए कि जो मेरा जो हैप्पीनेस था वो जो लास्ट ईयर मैंने बहाया था उसमें छुपा हुआ था, अब वो मुझे मिल गया है और मैं हंस रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ मीनिंग है। ये है सोक्ड का मतलब है कम्प्लीटली वेट, सॉर का मतलब ए बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव, जो इस तरीके से शावर है, पानी इस तरीके से स्प्रे की तरह गिरता रहता है। वेप्ट का मतलब सेड टीयर्स और क्राइड, रोना होता है। तो ये जो पोम था यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टाइटल है, कौन सा चैप्टर है। ओके, माई एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट जो स्टोरी है माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई की कहानी। इसमें कुछ दो भाई रहते हैं, एक यंगर ब्रदर और एक एल्डर ब्रदर, उनकी स्टोरी है ये। इसको रीड करते हैं। एंड ये जो मतलब ये इसे शॉर्ट प्ले कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्ले के रूप में लिखा हुआ है, मतलब एक नाटक के रूप में है, जिसमें दो कैरेक्टर हैं, एक यंगर ब्रदर होता है, एक एल्डर ब्रदर है। और ये जो प्ले है, ये शॉर्ट प्ले, छोटा सा नाटक, ये हिंदी में एक फेमस स्टोरी है, एक कहानी है, बड़े भाई साहब, जो कि लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद द्वारा, उसी पे बेस्ड है ये स्टोरी, मतलब प्ले इसी पे बेस्ड है। एंड दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। मतलब दो भाई हैं, ये नाटक दो भाइयों पे है, दो भाइयों की कहानी, मतलब नाटक है ये, जिसमें दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। द स्टोरी ऑल्सो शोज द लर्निंग फ्रॉम आर डे टू डे एक्सपीरियंस। ये जो स्टोरी है ये भी बताती है कि हम किस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है उससे सीखना, ठीक है। एंड वॉट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल, जो हम किताबों से सीखते हैं उसके अलावा अगर जो हम डेली लाइफ में कुछ भी सीखते हैं वो भी हमारे मतलब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये था थोड़ा सा स्टोरी के बारे में। तो ये प्ले के रूप में लिखा हुआ है। तो इसमें
सीन 1 क्या है, हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल रूम है। 2 ब्रदर्स एज्ड 9 एंड 14 ईयर्स सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। 2 भाई बैठे हुए हैं सिटिंग मतलब स्टडी टेबल पे, और स्टडी टेबल पे, और एक की जो एज है वो 9 ईयर है, एक की जो है वो 14 ईयर है, ठीक है। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक, जो बड़े भैया हैं जिस वो जो एल्डर ब्रदर है वो बुक रीड कर रहा है। एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, जो छोटा भाई है वो जिसका नाम मुन्ना है वो छोटे छोटे मतलब एनिमल्स और बर्ड्स की ड्राइंग बना रहा है। तो ये जो कन्वर्सेशन है यहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको शॉर्ट प्ले कहा गया है। भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, जो भैया हैं वो मुन्ना से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो मुन्ना। मुन्ना कहता है आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, मतलब पेंटिंग को कुछ बना रहा है। भैया क्या कह रहे हैं, व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में कहाँ थे, ऐसे भैया क्वेश्चन करते हैं अपने छोटे भाई से। जो छोटा भाई होता है जिसका नाम मुन्ना था, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग, मतलब वो थोड़ा सा मुरझा जाता है, जैसे पीला पड़ जाता है उसका चेहरा। आई वॉज प्लेइंग, जब वो कोई क्वेश्चन करता है तो बच्चे डरते ही हैं, छोटे भाई होते हैं, तो बड़े भैया अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो कह रहा है आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विद द बुक फॉर आवर्स टुगेदर, मतलब ये कह रहा है कि भाई, और जो छोटा भाई वो कह रहा है कि भैया आप कैसे पूरे दिन इन किताबों के साथ बैठे रहते हो, पढ़े रहते हो। एंड भैया जो है रिप्लाई करते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो भैया जो है वो रिप्लाई करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बेसिक है, यानी जो बेस है, फाउंडेशन, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाना होता है तो उसका जो फाउंडेशन है, जो बेस है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए मैं जो चाह रहा हूँ कि मेरा जो फाउंडेशन है, जो अभी मैं स्टार्टिंग में सीख रहा हूँ, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, अगर बेस अच्छा होगा तो जो उस पर बिल्डिंग बनेगी वो आसानी से उसे खड़ी रहेगी। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, कभी कभी मुझे क्या होता है, भैया जो है कह रहे हैं कि मुझे ना 1 साल का काम जो है 2 साल करने में लग जाता है, भैया ऐसा रिप्लाई करते हैं। जो मुन्ना है वो कह रहा है भैया यू आर 5 year ओल्डर देन आई एम, मतलब जो छोटा भैया कह रहा है भैया यू आर 5 year ओल्डर देन आई एम एंड आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, तो जो छोटा भाई है वो कह रहा है कि भैया आप जो हो मुझसे 5 साल बड़े हो, ठीक है, एंड मुझसे बस 3 ही क्लास आगे, 3 classes अहेड ऑफ मी, और मुझसे 3 ही क्लास आगे हो। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, मैं देख के बहुत सरप्राइज होता हूँ कि आप क्यों बार बार वही सेम वर्ड्स को, सेम शब्द को 20 टाइम्स लिखते हो, 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, और एक ही सेंटेंस को 20 टाइम्स से ज़्यादा लिखते हो। एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, आप पोम्स को सेवरल टाइम्स कॉपी करते हो, लिखते हो अपने नोटबुक में इन ब्यूटीफुल लेटर्स, अच्छे अच्छे सब लेटर्स में, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है छोटा भाई। भैया जो है कहते हैं यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, जो भैया है वो कहते हैं कि तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं होता है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, तो किसी को अगर इंग्लिश पढ़ना है तो उसको क्या करना, किसी को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ऐसा भैया कह रहे हैं कि बच्चों का खेल नहीं होता है, इसको सीखने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, तो मतलब ट्रिमेंडस का मतलब है ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है इंग्लिश को प्रॉपर बोलने और लिखने के लिए। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, लेकिन जब तुम्हें मौका मिलता है तुम क्या करते हो, भाग जाते हो फील्ड पे, छोटे भाई को कह रहा है बड़ा भैया। और उसके बाद मार्बल्स से खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पतंग उड़ाते हो, और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, आइडलिंग का मतलब बहुत लेजी हो, कैसे बेकार में यूजलेस घूमते रहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और मौज करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते, ऐसे भैया कह रहे हैं। भैया तो स्ट्रिक्ट होंगे ही, छोटे भाई को कह रहा है। जो मुन्ना है क्योंकि हॉस्टल में रह रहा है तो पेरेंट्स नहीं है, तो बच्चे दोनों हैं, दोनों भाई हॉस्टल में रह रहे हैं, तो मुन्ना कहता है ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे शुड वी गो, तो जो छोटा भैया कहता है ओ भैया बहुत हो गया, आपने बहुत ज्ञान दे दिया, अब चलो क्या करना है, आज मतलब एक मेला है, बहुत बड़ा मेला है गाँव में, क्या हमें जाना चाहिए, ऐसा पूछता है। भैया जो है हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, भैया कहते हैं क्या तुमने कभी देखा है कि मैं किसी मेले में गया हूँ, किसी फेयर में, फेयर का मतलब मेला होता है, और या फिर किसी क्रिकेट या हॉकी मैच को देखने गया हूँ, क्वेश्चन करते हैं भैया।
आई डोंट गो नियर देम, मैं उसके पास भी नहीं जाता। आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक, मैं क्या करता हूँ, बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, कि मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करता। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, और मुझे बुरा भी नहीं लगता कि मैं एक ही क्लास में, मतलब फेल हो जाते होंगे भैया, तो भैया कह रहा है कि मुझे मुझे बुरा भी नहीं लगता कि मैं एक ही क्लास में 2 साल पढ़ लेता हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो हो सकता है कि तुम एक ही क्लास में पूरी लाइफ रहो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम एक्सपेक्टेशन करते हो कि तुम पास हो जाओगे अपना पूरा दिन खेलने में, बर्बाद करने में? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, और भैया कहते हैं मुन्ना से, तुम अपने पिता के, मतलब पापा के जो पैसे हैं, जो मेहनत करके वो कमाते हैं, उसको वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मुन्ना स्टार्ट क्राइंग, मुन्ना जो है वो रोने लगता है। एंड बीइंग स्कोल्डेड बिकॉज जो उसके भाई हैं उसको डांट लगा रहे हैं। एंड सॉबिंग साउंड्स वाह 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 हु एंड हार्ड और हर्ट, और इस तरीके साउंड सुनाई देता है। जो मुन्ना है वो कहता है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, जो भैया है वो कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं घर जाऊं, और घर, मतलब वो ऐसा जब डांट पड़ती है उसको लगता है कि मम्मी घर पे जाना चाहिए। भैया नाउ 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 स्टॉप क्राइंग, तो भैया उसको कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी मत रो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक अच्छी स्माइल करो, खुश रहो। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, और मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा। गेट अप एट डाउन, मतलब गेट अप एट डाउन, तो ये देखिए ये टाइम टेबल भैया ने अपने छोटे भाई के लिए बनाया था। 6 AM के लिए ये स्केड्यूल है, ये टाइम है, मतलब वॉश योर हैंड, 6 to 8 AM इंग्लिश पढ़ना है। ब्रेकफास्ट आपका मॉर्निंग में ही हो जा रहा है, 8 and 9 AM जो है मैथ्स की। इस तरीके से टाइम टेबल भैया ने बनाया था। देख लीजिए टाइम टेबल कैसे बनता है, ठीक है। तो भैया ने छोटे भाई के लिए ये टाइम टेबल बनाया था जो मुन्ना है। बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन ये जो टाइम टेबल बना था इसमें खेलने का टाइम नहीं था। तो वो भाई जो है मुन्ना, वो कहते हैं कि खेलने का टाइम कब है भैया? प्ले, भैया ऐसे बोलते हैं, प्ले व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, खेलने की क्या ज़रूरत है? भैया ऐसा कहते हैं मुन्ना। ओह आई लव द ग्रीन फील्ड, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड hoo sound of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am one of the field I forget everything. तो मुन्ना जो कहता है मुन्ना जो कहता है कि खेल, जो बड़ा भैया रहता है वो कहता है कि खेलने की क्या जरूरत है। तो जो मुन्ना है वो तो कहता है कि मुझे वो ग्रीन फील्ड बहुत अच्छा लगता है, मुझे फुटबॉल की तरह कूदना अच्छा लगता है, कबड्डी खेलना पसंद है, और वॉलीबॉल से मैं चिपक ही जाता हूँ, इस तरीके से बोलता है। और जब मैं फील्ड में रहता हूँ ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, ऐसा छोटा भाई रिप्लाई करता है। सीन 2 में क्या है? सीन 2 में द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड देयर रिजल्ट आर आउट। जो अब सीन 2 में ये बताया गया है कि जो फाइनल एग्जाम है इनका हो गया है और रिजल्ट भी आउट हो चुका है। तो भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, तो भैया बहुत सॉरो फील करते हैं कि वो फिर से फेल हो गए भैया। मुन्ना ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, और जो छोटा भाई है वो खेलता भी है लेकिन अब क्लास में पास भी हो गया, फर्स्ट टॉप भी किया है उसने। आई टॉप्ड माई क्लास, ऐसा छोटा भाई कहता है, बट भैया फेल हो जाते हैं। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब जो छोटा भैया कहता है कि अब 2 साल का डिफरेंस है, क्योंकि ये 3 ही क्लास आ गया था, अब 1 साल भैया और फेल हो गए जबकि भैया इतना डांट रहे हैं। ओके तो भैया क्या कहते हैं, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, तुम मतलब छोटे भाई को कहते हैं अभी इतना प्राउड फील मत करो, कि गर्व महसूस मत करो कि आसमान में उड़ जाओ। यू हैव पास ओनली 1 क्लास, अभी तुमने बस एक ही क्लास पास किया है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और ये सोच रहे हो कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल एक सेकेंड, हाँ ओके, वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा एक गेम होता है इस तरह का। ये गुल्ली डंडा मतलब ऐसे लकड़ी को लेके नीचे रख के लकड़ी को मारते हैं, गुल्ली डंडा गेम। यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर इन द गेम। कहता है कि जो बड़ा भैया है कि कहता है कि हो सकता है कि आप क्या मतलब तुम एक बार गुल्ली डंडा के गेम में लकी हो और जो गोल है, जो आपको डंडा है उसको हिट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं होता है कि आप उसमें मास्टर हो, मतलब आपने मतलब उस गेम में मास्टरी हासिल कर ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार लकली लग जाता है, अगर आपका लक अच्छा है तो कभी कभी हिट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि तुमने मास्टरी हासिल नहीं कर ली होगी अगर एक बार लग गया तो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इसलिए तुम्हें हार्ड वर्क
करना होगा अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। अभी बच्चा वो जो भाई है छोटी क्लास में, इसलिए उसको हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ने को मिल रहा है, तो बड़ा भाई यही कह रहा है व्हेन यू हैव टू स्टडी, जब तुम्हें सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी हायर क्लास में, तब तुम समझ जाओगे कि कितना हार्डवर्क लगता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है हार्डवर्क, ठीक है। इन ज्योमेट्री इफ यू वन राइट्स ACB इंस्टीड ऑफ ABC द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। तो इस तरीके से अगर इन ज्योमेट्री में अगर जाओगे, यदि लिखा होगा ACB इंस्टीड ऑफ ABC द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू। तो इस तरीके से अगर तुम हायर क्लास में जाओगे, अगर ACB के जगह अगर ABC की जगह अगर ACB लिखे जाओगे तो आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, तो आंसर गलत होगा। तो और जो एग्जामिनर है, और एग्जामिनर इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे देगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। वो चाहते कि तुम टेक्स्ट बुक से ही सीखो, अपने हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। ओ भाई साहब, जो छोटा भाई है वो कहता है मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी, ये बहुत डरावना बात आप कह रहे हो। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, कि मैं नहीं जाना चाहता 9th क्लास में, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास एंड बट आई विल स्टिल, जो बच्चा है वो कहता है ठीक है मैं अभी अपना होमवर्क करूँगा सो मुझे क्लास में पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो भैया कहते हैं जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एस्से ऑन द टॉपिक ऑफ पंचुअलिटी इन 4 पेजेस। हमने आज जस्ट टुडे वी आर आस्क्ड, हमें बोला गया था कि राइट अ शॉर्ट एस्से ऑन द टॉपिक पंचुअलिटी इन 4 पेजेस। 4 पेजेस में एस्से लिखने को बोला गया था इस टॉपिक पे, पंचुअलिटी पे। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। और इमेजिन करो कि जो एस्से 4 पेजेस में लिखा हुआ जा रहा है तब भी शॉर्ट होता है, इट इज़ ऑल्सो मिक्सड अप। तो मुन्ना कहता है थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कूलिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। अब जो बच्चा है कहता है अब चलो स्कूल का टाइम हो गया, अब भैया मुझे स्कोल्ड नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, अब जल्दी से जाते हैं, अब स्कोल्डिंग खत्म हो जाएगी, ये बच्चा है कह रहा है। क्योंकि अभी सीन 3 में क्या होता है, द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन एंड इट इज़ सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन। फिर रिजल्ट आउट होता है। अब ये होता है कि जो भैया है फिर से फेल हो जाते हैं और मुन्ना पास हो जाता है। भैया वॉज रियली अपसेट, जो भैया वो बहुत दुखी हो जाते हैं। मुन्ना वॉज ऑल्सो सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, और मुन्ना भी है अपने भाई को देखते हैं बहुत दुखी हो जाता है वो भी। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया जो है वो बहुत स्वीट हो गया मुन्ना से। मुन्ना बिकम्स नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से जो मुन्ना है वो बहुत नॉटी हो गया, शरारती हो गया। एंड द स्टडी इवन लेस देन बिफोर, और पहले से कम पढ़ना शुरू कर दिया मुन्ना, ठीक है। मुन्ना जो है टॉकिंग अलाउड बोलता है तेजी से, ओह आई एम लकी, कि मैं बहुत लकी हूँ। आई कैन पास इजली, मैं बहुत आसानी से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट टू स्टडी सो हार्ड, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। एंड फ्लाई काइट्स, पतंग भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, पर मुझे अभी भी क्या होता है कि ये बच्चा बहुत नॉटी है, ये कह रहा है कि मुझे अभी भी सतर्क होना पड़ेगा कि अगर भैया मुझे फ्लाइट जो काइट है अगर फ्लाई करते हुए देख ना पाए। वन डे काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। एक बार क्या होता है कि वो भैया से छिपके पतंग उड़ा रहा था और नीचे की तरफ जा रहा था पतंग, तो उसकी तरफ उसको पकड़ने के लिए मुन्ना जा रहा था। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, तभी वहाँ भैया आ जाते हैं और भैया को फेस टू फेस उसको करना पड़ता है, भैया सामने आ जाते हैं। तो भैया क्या है, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, अब मुन्ना का हाथ पकड़ लेते हैं। आर नॉट यू असेम टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, कि तुम्हें शर्म नहीं आती ज़रा भी कि तुम पूरे दिन पतंग उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास। तो जो भैया वो कहते हैं तुम्हें थोड़ा भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि अब तुम 8th क्लास में हो, और नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास, और तुम छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट सी एनी थिंग, यू आर रॉन्ग। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे 1 क्लास आगे और तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो तुम गलत हो। आई एम 5 year older देन यू आर, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड यू विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा, चाहे मैं फेल होता रहूँ किसी भी क्लास में, तुम्हारे साथ भी क्यों ना पढ़ूँ। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, मतलब समझ जो होती है किताब पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, बाबा और मम्मा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, मम्मी जो है वो कभी स्कूल नहीं गई हैं। एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, और बाबा जो है वो 5वीं पास हैं। तो जो मुन्ना है वो कहता है रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, क्या ये सच है? तो जो भैया है कहते हैं येस, हाँ
देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। बहुत हज़ारों चीज़ें हैं जो वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मम्मी पापा। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर हम पूरे संसार की जो विजडम है, जो बुद्धि है, उसको अगर हम प्राप्त भी कर लेंगे, तो माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। लेकिन मम्मा और पापा के पास हमेशा वो राइट होगा, अधिकार होगा हमें करेक्ट करने का, हमें एक्सप्लेन करने का। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ वर टू फॉल सिक टुडे, इफ़ आई वर फॉल टू सिक टुडे। अगर भैया कहते हैं कि अगर क्या होगा अगर मैं आज बीमार हो जाऊंगा तो तुम क्या करोगे, तो मुन्ना कहता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगा भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं बाबा को कॉल करूँगा, बाबा को बताऊँगा और बाबा हॉस्टल आएंगे। तो भैया के आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैं यही उम्मीद कर रहा था तुम यही आंसर करोगे जो भैया है वो कहते हैं। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, लेकिन बाबा अब अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। लेकिन जो बाबा है वो पहले फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, देन डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा जानते हैं कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, वो उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो मुन्ना है विद टीयर इन आइज, वो उसकी आँख में आंसू आ जाता है। भैया आई एम सॉरी, जो मुन्ना है वो कहते हैं भैया मुझे माफ़ कर दो, व्हाट यू से इट्स ट्रू, जो भी कुछ आपने कहा है वो सही है। भैया जो हैं वो मुन्ना को हक करते हैं, गले मिलते हैं। जो भैया है आई ऑल्सो लाइक टू प्ले, जो भैया है कहते हैं मुझे भी खेलना पसंद है, मुझे भी काइट फ्लाई करना पसंद है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं भी खेलना शुरू कर दूंगा तो तुम्हें कौन देखेगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो इस हॉस्टल में। जो मुन्ना है कहता है आई लव यू भैया। यहीं पे जो स्टोरी है ये एंड होती है, मुन्ना समझ जाता है। और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है, देख लीजिए। फाउंडेशन का मतलब सॉलिड बेस होता है, शेड्यूल मतलब टाइम टेबल, इससे कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, आइडलिंग मतलब विदाउट एनी पर्पज, लेजी जो होते हैं, मास्टर मतलब गेन्ड एक्सपर्टीज और स्किल जो होता है किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करना। तो ये था ये द माई एल्डर ब्रदर, जो कि स्टोरी ली गई थी हिंदी से। ये एंड होती है यहीं पे।